हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जो सीरीज का नाम है मल्टी विटामिन सीरीज। इसमें राजस्थान जीके का जो है पूरा पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। उसको 4 भागों में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला राजस्थान करंट अफेयर, फिर राजस्थान ज्योग्राफी, फिर राजस्थान हिस्ट्री, फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो ये मल्टी विटामिन सीरीज की क्लास नंबर 6 है। 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप देख सकते हो। और इस सीरीज में आपको एग्जाम्स के अंदर हूबहू सवाल मिलेंगे। इस सीरीज से आप जुड़िए। आपको एग्जाम में जो कि आपका पेपर है उसको करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से जो सीरीज में कराऊंगा तो काफी क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलते बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर। आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। दूसरा, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना। ओके, तो चलते हैं पहले स्लाइड की ओर। पहली स्लाइड में हम आपके लिए क्या लाए हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर का जो टॉपिक है आज कौन सा है कि भाई, हाल ही में जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, कौन सी भाई, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अंदर जो राजस्थान का रैंक है, ये आपको याद रखना। कौन सी राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक लगी है, तो तीसरी रैंक लगी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में बनेगा, 100% एग्जाम में आएगा। कोई सा भी आपका एग्जाम हो जो आने वाला हो, राजस्थान का कोई कोई सा भी एग्जाम हो, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राज्य की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ। ठीक है, राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से आगे बढ़कर तीसरे पायदान पर पहुंच गया। देखो कितने नंबर की छलांग लगा ली। पहले पहले थे कितने, 15 से सीधे 3 पर आगे। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 20 पुरस्कार जीते। राज्य ने कुल कितने पुरस्कार जीते, 20 पुरस्कार जीते, जिनमें से 8 गोल्ड है और 12 सिल्वर है। टोटल 20 पुरस्कार जीते, जिसमें से 8 गोल्ड है और 12 सिल्वर कैटेगरी के पुरस्कार है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार उम्दा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की कुल 78 परियोजनाओं को स्कोच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है, जिनमें से 8 प्रोजेक्ट अत्यधिक प्रभावशाली है और 12 प्रभावशाली श्रेणी में है, और राज्य के 23 विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष पर है। ये भी आपको याद रखना है भाई, राजस्थान टॉप पर है, यानी फर्स्ट रैंक पर है, शीर्ष पर है। कौन से में, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणियों में। कृषि, अल्पसंख्यक मामले, राजस्व व शहरी विकास में की 3-3 परियोजनाओं को स्कोच ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट की सूची में जगह मिली है, जबकि स्वास्थ्य श्रेणी में राज्य के 5 प्रोजेक्ट है इस सूची में स्थान बनाने के लिए कामयाब हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। रिपोर्ट में बताया गया कि ई गवर्नेंस राज्य के पिछले वर्ष 7वें स्थान की तुलना में इस वर्ष दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जल क्षेत्र में प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया। इसमें भी सुधार हुआ है, पहले चौथे पर था, अब दूसरे पर आ गया। ठीक है, आवास कैटेगरी में राजस्थान की प्रथम रैंक और परिवहन श्रेणी में राजस्थान की चौथी रैंक बरकरार है। वही स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय में वापसी की है, और इसी तरह सहकारिता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, संस्कृति राज्य में दूसरा, राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेल व युवा, पशुपालन, मत्स्य पालन में चौथा, पुलिस एवं सुरक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया है। और राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात शीर्ष पर है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु को दूसरा तथा राजस्थान को तीसरा स्थान मिला। ये भी आप याद रखना। इंडिया करंट अफेयर में पूछेगा तो गुजरात शीर्ष पे है। ठीक है, गुजरात शीर्ष पे कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में गुजरात शीर्ष पे है, जबकि दूसरे पे संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर अपना राजस्थान है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, हम बात करेंगे अब राजस्थान में जो मिलेट्स कॉन्क्लेव हुआ था उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यहां से सवाल बनेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, 13 से 14 मार्च 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये जयपुर में किया गया था। ये सीधा पहला सवाल आपका ये बनेगा कि जो मिलेट्स कॉन्क्लेव है उसका आयोजन कहाँ हुआ है भाई, तो उसका जो आयोजन हुआ जयपुर में हुआ। दूसरा सवाल ये बन सकता है कौन सी तिथि को हुआ, तो 13 मार्च और 14 मार्च को हुआ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 13 मार्च को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य
कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किया। ये भी आपका सवाल बन सकता है कि कौन से स्थान पर हुआ था भाई, दुर्गापुरा जयपुर में। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, आपको याद रखना भाई, ठीक है। भारत में बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का 57% एवं उत्पादन में 42% हिस्सेदारी है, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 57% और उत्पादन में 42 हिस्सेदारी है। मोटे अनाज में बाजरा, जवार, रागी, कोटो, कुटकी, सावा जैसे पोषक अनाज भी शामिल है। अब आपको याद रखना भी, मोटे अनाज में एक तो आपका बाजरा आ जाता है, एक जवार, रागी, कोटो, कुटकी और सावा, ये मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, जैसे पोषक अनाज भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज किसान सुविधा ऐप का लोकार्पण भी किया था। ये भी आपको याद रखना कि राज किसान ऐप का जो संबंध है वो बाजरे से, ठीक है। कॉन्क्लेव में मोटे अनाजों का पोषण एवं महत्व और एग्रो प्रोसेसिंग पर सेमिनार आयोजित किए गए। 8 जिलों के 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। गुड़ामलानी बाड़मेर, यानी बाड़मेर के गुड़ामलानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र भी खोला जाएगा, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। यह भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ बाजरा और जवार की उन्नत किस्मों पर अनुसंधान करेंगे। जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। जो मिलेट्स यानी बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बिल्कुल जोधपुर के में की जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो जिले हैं उस जिलों जो किले हैं, हाँ, तो नेक्स्ट राजस्थान कला एवं संस्कृति में अपन जो पढ़ने वाला राजस्थान के जो किले हैं, उस किले में से जो जैसलमेर का किला है उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो मैटर मैंने उठाया है राजस्थान के ऑथेंटिक बुक से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट तो जैसलमेर के किले के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन क्या पढ़ेंगे भाई, जैसलमेर के किले के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राव जैसल द्वारा 1155 में निर्मित जैसलमेर का किला सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। देखो ये सवाल बना हुआ है, ये तिथि आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सवाल भी बना हुआ कि जैसलमेर के किले का निर्माण राव जैसल ने करवाया, कब करवाया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी को याद है कि 1155 ईस्वी में कराया था, ठीक है। इसको सोनारगढ़ और सोनगढ़ भी कहा जाता है, याद रखना। सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सूर्य की किरणों में स्वर्ण भात प्रतीत होता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। ये आपको याद है, सोनारगढ़ क्यों कहता है अभी, पीले पत्थरों से बना हुआ, और जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो स्वर्णाभ के प्रति यानी सोने जैसा प्रतीत होता है, इसलिए सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। और चारों ओर, इस किले के चारों ओर मरुस्थल से घिरा होने के कारण जो कौन सी श्रेणी है, दुर्ग की दानवन श्रेणी है, आपको याद रखनी। जिसके चारों ओर क्या है भाई, मरुस्थल या रेत होती है, उसे दानवन श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो जैसलमेर का जो किला है दानवन श्रेणी का किला है। नेक्स्ट, ये किला 1500 इंटू 750 वर्ग फीट के घेरे में निर्मित है। इसकी जो ऊंचाई है ना वो 250 फीट है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, किले में कुल कितने बुर्ज है, ये आपको याद रखना, 99 बुर्ज है भाई इस किले के अंदर। ये सवाल पूछा हुआ, 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है, तो जैसलमेर, आपको याद रखना। अनेक छिद्र और मारक निशान बने हुए हैं। किले का दोहरा परकोटा है जिसे कमरकोट के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में बना हुआ है, कमरकोट कौन से किले को जाना जाता है, कमरकोट का संबंध है जो कौन से किले से है, तो ये जैसलमेर के किले से। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ, तो त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे, त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ पर स्थित है। ये किला दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है, ये भी आपको याद रखना है, अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। ये कथन लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस कथन का संबंध कौन से किले से है, तो आपको क्या बताना, जैसलमेर का किला, ठीक है। नेक्स्ट, किले के निर्माण में गहरे पीले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन पत्थरों की जुड़ाई में कहीं भी चूने का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। ये आपको याद रखना भी, पूरा चूने का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया इस किले के निर्माण में, ये आपको याद रखना। जैसलमेर का किला 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि भाई 2.5 शाखे वाला किला कौन सा है, तो 2.5 शाखे वाला जो किला है वो जैसलमेर है, आपको याद रखना है। जैसलमेर का पहला शाखा महारावल मूलराज के शासन में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 के दौरान हुआ था, ठीक है। और दूसरा शाखा जो हुआ था, पहले शाखे के अंदर तो एक तो महारावल मूलराज थे और दूसरा शाखा का जो था अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है 1296 से 1316 के मध्य हुआ था, ठीक है। और ये हुआ कब था, 1311 में हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा शाखा जो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण में 1351 से 1388 के मध्य, वैसे इसको जो माना जाता है 1371 में माना जाता है, ठीक है। 1371 के दौरान जब रावल दूदा
के त्रिलोकसी और अन्य भाटीसाती वीरों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, दूसरा साका कब हुआ था? 1371 में। तीसरा साका जो कि अर्ध साका कहलाता है, कारण वीरों को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे लेकिन जौहर नहीं हुआ था। ठीक है, ये तीसरा जो शाखा है अपना किसके बीच हुआ था ये मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे तीसरा शाखा लिखा होगा। तीसरा जो अर्ध शाखा वो किन के मध्य हुआ था ये आपको बताना। ठीक है, ये तीसरा शाखा आ गया अपना। राव लूणकरण जो कि 1550 ईस्वी में अमीर अली, कंधार के जो अमीर अली के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते, मगर भाटियों की विजय नहीं होने से महिलाओं ने जौहर नहीं किया था। ठीक है, महिलाओं ने जौहर नहीं किया था, ये आपको याद रखना। किले के भीतर बने भव्य महल जैसे महारावल अक्षय सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास, ये अभी हाल ही में अपना जो वरिष्ठ कंप्यूटर के जो टीचर थे, कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। आपको 3 महल पूछे थे, एक तो आपका सर्वोत्तम महल हो गया था, दूसरा आपका ये गज विलास और जवाहर विलास, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो तीसरा जो अपना अर्ध शाखा हुआ था राव लूणकरण और 1550 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था ये याद रखना आपको। एक तो अमीर अली थे और एक राव लूणकरण थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर्वोत्तम विलास का निर्माण किसने करवाया था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महारावल अक्षय सिंह ने सर्वोत्तम महल का निर्माण करवाया था। इसे शीश महल भी कहा जाता है सर्वोत्तम विलास को। मूलराज द्वितीय के बनवाए हुए रंग महल और मोती महल भव्य जालियों और झरोखों तथा पुष्प लताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण ये दर्शनीय है। गज विलास और जवाहर विलास जो पत्थर की बारीक और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना। बादल महल अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए जाना जाता है। पाशारुनाथ, शंभवनाथ और ऋषभदेव का मंदिर भी अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा मंदिर को एहसास करवाते हैं। ठीक है, उनकी छवि इसमें दिखाई देती है। जैसलमेर के किले में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है जिसमें अनेक ग्रंथ ताड़ पत्रों पर लिखे हैं और वृहद आकार के। इसे जीन भद्र सूरी भंडार कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार का संबंध कौन से किले से है? तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर का किला। कौन सा किला? जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला भाटियों का शौर्य और बलिदान का साक्षी है, जिनकी प्रशंसा में ये दोहा प्रसिद्ध है। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। ठीक है, ये जो आपका दोहा है ये जैसलमेर के किले के लिए कहा गया है। ठीक है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और राजस्थान हिस्ट्री से आज जो हम पढ़ने वाले कालीबंगा सभ्यता का पोस्टमार्टम करेंगे। पूरी कालीबंगा सभ्यता जो है, पूरी कालीबंगा सभ्यता में जो एग्जाम में सवाल बनते हैं वो सारे सवाल अपन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले कि ये प्राचीन द्रेस्वती और सरस्वती घाटी वर्तमान में जो घग्गर नदी के क्षेत्र है उसके किनारे पर पल्लवित और पुष्पित हुई थी, आपको याद रखना। ठीक है, सरस्वती नदी घग्गर नदी के क्षेत्र में सैंधव सभ्यता के प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। ठीक है, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में, ये भी आपको याद रखना। कभी कभार जो छोटे लेवल के एग्जाम होते थे जिला भी पूछ लिया जाता है। और स्थित है सभ्यता कालीबंगा जो 400 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, आपको याद रखना। खोज करता पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का जो खोज करता है वो कौन है, तो अमलानंद घोष है। और कब की थी? 1952, 1952 में। ठीक है, इसके बाद जो उत्खनन कार्य है वो 1961 से 1969। ठीक है, 1969, 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल, श्री बीके थापर, श्री एमडी खरे। अभी हाल ही में आरपीसी ने कौन से एग्जाम में पूछा था कि भाई कालीबंगा के उत्खनन से संबंध नहीं है, उसके अंदर ये 3 नाम दिए थे। एक चौथा अपना वीएन मिश्रा था, तो वो वीएन मिश्रा का संबंध नहीं था, ये आपको याद रखना। क्योंकि देखो उत्खनन से जो संबंधित है कालीबंगा में बीबी लाल भी आपको याद है, बीके थापर भी आपको याद है, लेकिन जो एमडी खरा है ना ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना कि कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन से संबंध है, एक तो बीके लाल, बीबी थापर और एमडी खरा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह उत्खनन का कार्य करवाया गया, या उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ, ये सवाल पूछा गया भाई। कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य कितने स्तरों पर हुआ? 5 स्तरों तक किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय स्तर पर सिंधु सभ्यता से प्राचीन और तीसरा और चौथा और 5वां स्तर पर सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। खुदाई में मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। ठीक है, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भी काली चूड़िया होता है, ये भी आपको याद रखना। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ था।
5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी समकोण पर काटती हुई सड़क और सड़कों के किनारे नालियां और आदि इसके विकास की परिचायक थी। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। ईंट पकाने के भट्टे अवशेष नहीं मिले, ये भी आप याद रखना, ठीक है भाई। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन ईंटें पकाने के जो भट्टे का अवशेष है ना, वो यहाँ प्राप्त नहीं हुए, ये भी आपको याद रखना। जिसमें गारा का प्लास्टर होता था, यानी गारे की लिपाई हो जाती थी, ठीक है, गारों का प्लास्टर था। लेकिन नालियों और कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष जरूर मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। कमरों के फर्श पर चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। चिकनी मिट्टी जो होती थी, काली मिट्टी, उस समय उस मिट्टी से लीपा जाता था। मकान की छतें बनाने के लिए केवलू का प्रयोग नहीं मिलता, ये भी आपको याद रखना भी। केवलू का जो प्रयोग है वो नहीं मिलता है, बल्कि लकड़ी की बल्लियां और मिट्टी पर लेप करके तैयार की जाती थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले व हल्के तथा उनमें सुंदरता और सुडोलता का भी अभाव है। बर्तनों का रंग जो होता था वो लाल होता था, ये आपको याद रखना, ठीक है। मर्दबान कैसे थे? लाल रंग के, लाल, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। काली और सफेद रेखाएं होती थी, और मर्दबान जो बर्तन होते थे वो रंग, उनका जो रंग था वो लाल था। बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ साथ मछली, केचुए, बतख, हिरण की आकृतियां भी चित्रित की जाती थी। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो पशु पक्षियों के स्वरूप में खिलौने, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियां, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियां, औजार और तोल के बाट भी उत्खनन से मिले। अब कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ देखो। एक तो पशु पक्षियों वाले जो खिलौने, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियां हुई, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियां, औजार व तोल के बाट के उत्खनन भी मिले हैं। कालीबंगा की लिपि व सिंधु लिपि के समान ही थी, जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता था। मिट्टी के भांडों में मोहर पर लिपि के अवशेष भी मिलते हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ कि जुते हुए खेत का साक्ष्य जो कि कौन सी सभ्यता से मिला? कालीबंगा सभ्यता से मिला। लगभग 20-25 एग्जाम आरएसएस बोर्ड ने भी कई बार इसको पूछा, और आरपीएससी ने भी इसे कई बार सवाल को पूछा है। ये तो कॉमन सवाल हो गया आपका। ऐसा अनुमान किया जाता है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। और यह भूकंप, देखो ये सवाल है, या भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य, और अग्निकुंड भी मिलते हैं, ठीक है। 7 अग्निकुंड जो कि लाइन से यहाँ मिलते हैं, ये भी एक सवाल पूछा हुआ आरएसएस बोर्ड द्वारा, जिसमें यहाँ की प्राक सिंधु सभ्यता का अंत हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? तो राजस्थान ज्योग्राफी से आज जो पढ़ने वाले वो राजस्थान की मिट्टियां पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो मिट्टियां पूछी जाती है, जैसे ये साइरोजेक्स, रेवरीना, जिप्सीफेरम, ये जो लाल लोमी मिट्टी हुई, कैल्सी ब्राउन, आजकल ऐसी मृदा पूछी जाती है। आजकल लाल, पीली, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी नहीं पूछी जाती। तो ये मिट्टी है जो कि आपको एक बार में याद हो जाएगी, बहुत आसान है, वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है। साइरोजेक्स जो मिट्टी पाई जाती है वो गंगानगर में पाई जाती है, आपको याद रखना। साइरोजेक्स मिट्टी कौन से जिले में मिलती है? तो आपको याद रखना गंगानगर में मिलती है। साइरोजेक्स जो मिट्टी कहाँ मिलती है? गंगानगर में। रेवरीना जो मृदा है वो भी आपको गंगानगर में मिलती है। रेवरीना मृदा कहाँ मिलती है? गंगानगर में। मरुस्थलीय जो मृदा, डेजर्ट सोइस जो है गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर एवं सीकर और बीकानेर में मिलती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। मरुस्थलीय जो मृदा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और सीकर और बीकानेर में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जिप्सीफेरम की बात कर ले तो जिप्सीफेरम जो आपको मिलती है वो कहाँ मिलती है? बीकानेर में मिलती है। जिप्सीफेरम इसमें मिस हो गया, जो जिप्सीफेरम जो मिलती है आपको कहाँ मिलती है? बीकानेर में मिलती है। कहाँ मिलती है? बीकानेर में, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके बाद बात कर ले अपन तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ जो मृदा मिलती है आपको, एक तो जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही जिले में मिलती है, आपको याद रखना, ठीक है। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा जो मिलती है आपको जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर में मिलती है। कितने जिलों में मिलती है? 6 जिलों में मिलती है, आपको याद रखना। नॉन कैल्सी ब्राउन जो मृदा है, सोइल है, वो आपको कहाँ कहाँ मिलती है? एक तो जयपुर हो गया आपका, एक सीकर झुंझुनू हो गया, नागौर, अजमेर और अलवर में मिलती है। इसके अलावा नवीन जलोढ़ मृदा की बात कर ले अपन तो अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर में मिलती है भी। नवीन जलोढ़ मृदा आपको कहाँ मिलती है? अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर में, ठीक है, 4 जिलों में मिलती है। और पीली भूरी मृदा की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो मिलती है जयपुर में, टोंक में, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मिलती है। पीली भूरी मृदा आपको कहाँ मिलती है? कौन से जिलों में मिलती है? तो जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में आपको मिलती है। नेक्स्ट, पर्वतीय मृदा की अपन बात कर ले तो पर्वतीय मृदा जो पाई जाती है उदयपुर और कोटा में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? उदयपुर और कोटा के अंदर मिलती है।
और नवीन भूरी मृदा ये छोड़ दिया अपन ने, तो ये भीलवाड़ा और अजमेर में मिलती है। नवीन जो भूरी मृदा है वो कहाँ मिलती है? बिल्कुल आपको कहाँ मिलेगी? केवल भीलवाड़ा और अजमेर में मिलेगी। जबकि पर्वतीय सोइल यानी हिली सोइल्स की बात करें अपन, तो ये उदयपुर और कोटा में मिलती है। लाल लोमी मृदा की बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपको मिलती है। काली गहरी मध्यम मृदा जो आपको मिलती है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और झालावाड़ में आपको मिलती है। कैल्सी ब्राउन मृदा, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय जो मृदा आपको मिलती है, जैसलमेर और बीकानेर में मिलती है, जैसलमेर और बीकानेर में। और मरुस्थलीय बालू का स्तूप जो मिलते हैं वो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में मिलते हैं। ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में। जो आपके डेजर्ट और ड्यून्स है यानी मरुस्थल और बालू का स्तूप जो मिलते हैं, इस प्रकार की जो मृदा पाई जाती है वो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में मिलती है। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। अगले सेशन में, अगले सीरीज की जो क्लास नंबर 7 में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अगर हम नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। और इसी क्लास में आपके कई सारे सवाल जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, तो आप कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। बिल्कुल आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।